अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एसी पर काम करने जा रहे हैं जिसकी गैस लीकेज की वजह से निकल चुकी है। मैं आपको मरहलावार दिखाऊंगा कि लीकेज कैसे तलाश की जाती है, उसे कैसे ठीक किया जाता है और उसके बाद दोबारा गैस चार्ज करके एसी को चेक किया जाता है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि बगैर वैक्यूम किए गैस चार्ज करने का तरीका क्या है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप एसी का काम सीख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं पूरा तरीका अमली तौर पर दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो आपके काम आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो दोस्त अभी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। तो चले काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आउटडोर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आसानी से खुल जाता है। इसके साइड पर जो प्लास्टिक का कवर लगा होता है उसे हम खोल देते हैं। इसके अंदर हमें पाइप और वायरिंग वगैरह नज़र आती है। अब हमने एसी को ऑन कर दिया है और एम्पेयर मीटर लगाकर देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। देखिए, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और एसी भी चल पड़ा है। ये एसी नॉर्मल तौर पर तकरीबन 12 एम्पेयर लेता है, लेकिन अभी ये सिर्फ 7.5 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब है कि ये फुल लोड पर नहीं चल रहा है। एम्पेयर कम आने के दो अहम वजूहत हो सकते हैं, या तो सिस्टम में गैस कम है या फिर कंप्रेसर का पंप ख़राब हो चुका है। ठीक है, अगर कंप्रेसर का पंप सही काम ना करे तो वो लोड नहीं लेता, सिर्फ मोटर घूमती है जिसकी वजह से एम्पेयर कम हो जाते हैं। और अगर गैस कम हो तो भी सिस्टम पर लोड नहीं आता, क्योंकि कंप्रेसर गैस को सही तरीके से सक्शन और डिस्चार्ज नहीं कर पाता, इसलिए भी एम्पेयर कम आता है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि सक्शन लाइन के ऊपर एक मिट्टी का घर बना हुआ है। मुझे इसका सही नाम नहीं मालूम कि ये किस चीज़ ने बनाया है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। खुशकिस्मती से यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। काम करते वक्त मैं कोशिश करूँगा कि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ कोई ऑयल लीक नज़र नहीं आया, जिसका मतलब है कि यहाँ से गैस की कोई लीकेज नहीं है। तो अब इंडोर को चेक करते हैं और उसके फ्लेयर और जॉइंट्स को चेक करते हैं कि कहीं वहाँ से लीक तो नहीं है। इंडोर को अनलॉक करने के लिए यहाँ नीचे दो जगह पर पुश लिखा होता है, उनको ऊपर की तरफ दबाने से लॉक खुल जाते हैं और यूनिट बाहर आ जाता है। अगर आप दोनों हाथों से एक साथ इन दोनों जगहों को दबाएं तो यूनिट और भी आसानी से अनलॉक हो जाता है और आराम से बाहर आ जाता है। यूनिट बाहर आने के बाद हम इसके नीचे प्लास रख देते हैं ताकि इसे सपोर्ट मिल जाए और ये वापस बंद ना हो। अब नीचे पाइपों पर लगी इंसुलेशन को काटते हैं। इंसुलेशन को काटते वक्त एहतियात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एसी में वायर भी इन्हीं पाइपों के साथ टेप में लिपटी हुई होती है। और इंसुलेशन को थोड़ा लंबा काटेंगे ताकि बाद में नट चेक करने, खोलने या मतलब टाइट करने में आसानी रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ से ऑयल निकले ज़्यादातर गैस भी वहीं से लीक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल मौजूद है। अब हम ये भी चेक करेंगे कि ऑयल असल में किस पाइप की तरफ से आ रहा है। बड़ा पाइप चेक करने के बाद वाज़ेह हो जाता है कि लीकेज छोटे पाइप की साइड से पर है। तो चले अब इस नट को खोल कर चेक करते हैं कि फ्लेयर ख़राब है या कोई और मसला है, फिर उसी हिसाब से इसे ठीक करेंगे। नट खोलते वक्त मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सका, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा था और एक हाथ से काम कर रहा था, जबकि नट खोलने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। नट को खोलने के बाद फ्लेयर को चेक करते हैं, क्योंकि अगर फ्लेयर ख़राब, कटा हुआ या डैमेज हो तो वहाँ से भी गैस लीक हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, आप देखें तो फ्लेयर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। मसला सिर्फ ये है कि इस नट को पहले अच्छी तरह टाइट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ से गैस लीक हुई है। इसलिए यहाँ फ्लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा टेफलॉन टेप लगाएंगे और फिर नट को वापस अच्छी तरह फिट करके टाइट कर देंगे। यहाँ मैं फ्लेयर वाली साइड पर भी थोड़ी सी टेफलॉन टेप लगा रहा हूँ। आमतौर पर फ्लेयर असल सील बनाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्लेयर बार बार खुलने और टाइट होने की वजह से पहले जैसा नहीं रहता। इसी सूरत में थोड़ी सी टेफलॉन टेप फ्लेयर को बेहतर तरीके से सेट होने में मदद देती है और जॉइंट मजबूती से बैठ जाता है। टेप लगाते वक्त ध्यान रहे कि उसे उल्टी सिमत में लपेटना है, ताकि नट टाइट करते वक्त टेप खुले नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत हो जाए। साथ ही थोड़ी सी टेफलॉन टेप थ्रेड वाली साइड पर भी लगा देते हैं। अब नट वापस लगाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखेंगे, फ्लेयर वाले नट को कभी भी ज़बरदस्ती टाइट नहीं करना चाहिए। उसे पहले हाथ से आराम से थ्रेड पर बिठाना होता है
अगर नट खुद आसानी से ना बैठे तो उसका मतलब है कि उसकी अलाइनमेंट सीधी नहीं है, पहले उसे सीधा करें फिर दोबारा लगाएं। जब नट सही तरीके से खुद ब खुद आराम से बैठ जाता है तो वही सही सेटिंग होती है और फिर फ्लेयर लीकेज का चांस भी नहीं रहता। जिस तरह हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हम एसी में बगैर वैक्यूम किए गैस चार्ज करने का तरीका भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्चार्ज लाइन को खोल दिया है और उसके साथ गेज का पाइप लगा दिया है। अब मैं इस पाइप को गैस सिलेंडर के साथ जोड़ देता हूँ और उसके बाद गैस को आहिस्ता आहिस्ता ऑन कर देंगे। जैसे ही गैस सिस्टम में दाखिल होगी ये सबसे पहले कंडेंसर में जाएगी, फिर कंप्रेसर से गुजरते हुए इंडोर यूनिट तक पहुंचेगी और इंडोर से वापस सक्शन लाइन के ज़रिए बाहर निकल आएगी। इस तरह गैस पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद हवा को अपने साथ बाहर निकाल देगी और हमारी फ्लशिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, वैक्यूम का मकसद सिस्टम के अंदर से हवा निकालना होता है। हमने भी तकरीबन यही काम किया है, बस फ़र्क सिर्फ तरीके का है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। गैस को कुछ वक्त दें ताकि वो पूरे सिस्टम में गर्दिश करके अंदर मौजूद हवा को बाहर ले आए। यहाँ पर सक्शन लाइन को बंद कर देते हैं और इसके बाद डिस्चार्ज लाइन को भी बंद कर देते हैं। फिर जो डिस्चार्ज लाइन हमने खोला हुआ इसको वापस लगा देंगे और लगाने के बाद जो सक्शन लाइन है, ये चार्जिंग पिन जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ से गैस चार्ज करते हैं, नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम पाइप लगा देते हैं। अब हम जब ये डिस्चार्ज लाइन को वापस लगाएंगे तो हमारा तरीका ये होगा कि ये नट लगाने ऊपर लगा के नीचे सक्शन लाइन को खोल देंगे ताकि यहाँ से जो आउटडोर के अंदर गैस जमा हुई है उसके ज़रिए वापस इधर से तो निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसकी जब अभी ये टाइट हो गया, मैंने टाइट कर दिया पहले से, तो यहाँ पर हम गैस खोल देते हैं दोनों का और सक्शन लाइन के अंदर गैस को लगा देंगे, गैस का पाइप लगा देते हैं। जब हम पाइप को लगाएंगे तो पाइप के अंदर एक पिन रहता है, ये पिन जो सा है ना, ये लाजम होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको चार्जिंग वाल्व जो सा है उसमें लगाते हुए उसके अंदर भी एक पिन रहता है, वाल्व रहता है, तो वो इसको दबा देता है और गैस के लिए रास्ता खोल देता है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद गैस को खोल देते हैं। ये मेरे पास ये जो गेज है ये हाई प्रेशर गेज है, आप लो प्रेशर गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस के जो प्रेशर है इस टाइम वो 130 PSI है। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका ये भी बता दूँ, जब भी आप साबुन फोम के ज़रिए लगाएं तो यहाँ पर आप इसके ऊपर जाग ना लगाएं, क्योंकि जाग से ज़्यादातर जो हल्का सा लीकेज रहता है वो नज़र नहीं आता। आपने फोम को ऊपर वाली साइड से दबाना है, तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ पानी नीचे आ रहा है, तो पानी के अंदर साबुन है, वो जिधर जाएगा और अगर लीकेज होगी तो वहाँ से छोटे छोटे बबल बनने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आसानी से मालूम हो जाता है कि लीक कहाँ से है। अगर आप ज़्यादा जाग वाला बना देंगे तो उसमें हल्का सा जो लीक होता है वो नज़र नहीं आता। ज़्यादा लीक तो नज़र आ जाएगा लेकिन हल्का सा नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप ये तरीका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अब हम आउटडोर पर वापस आ गए। यहाँ पर हम एम्पेयर मीटर लगा देते हैं। एम्पेयर मीटर लगाने के बाद हमने ये नट खोला हुआ था, तो साबुन के साथ, साबुन वाले पानी के साथ इसको भी चेक कर देते हैं ताकि टाइट करते वक्त ये लूज़ तो नहीं रहा या इसका फ्लेयर ख़राब तो नहीं हुआ। तो यहाँ से हम इसको भी चेक कर देते हैं। साथ ही वालों को भी चेक कर देते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी लीकेज रहती है। अगर यहाँ पर लीकेज रहे तो इसके ऊपर भी टेफलॉन टेप लगा के आपने टाइट कर देना है। एसी को ऑन कर दिया है तो यहाँ से हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा लोड लेगा, तो इसलिए हम पहले से ये गैस बंद कर देंगे। और जब हम इसको चलाएंगे तो जब वो 1 मिनट चलेगा तो उसके बाद हम गैस का बाकी जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। गैस के ऊपर जो आपको प्रेशर शो हो रहा है तकरीबन 170-80 प्रेशर है। ये हाई प्रेशर गेज है, इसलिए इसको आपको इतनी समझ नहीं है, तो आप लो गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये देखें हल्के छोटे जो नुक्ते बने हुए, ये 1 नुक्ता 10 का है, तो अगर आप इसको गिनते जाएंगे तो यहाँ तक ये बनेगा 50 और ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ तक ये 70 बनेगा। ठीक है, यानी कि 70 PSI बनेगा, फिर ऊपर ऐसे चलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद वो नीचे चला गया। तो इसको 1 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हम गैस दोबारा ऑन करेंगे ताकि जो गैस चार्ज करने का तरीका है वो मुकम्मल हो सके। तो देखिए अभी हम इसको
गैस खोल देते हैं तकरीबन 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के लिए हम गैस खोल देंगे तो कंप्रेसर में गैस चला जाएगा और फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे 3 से 4 बार हम करेंगे। और कई टेक्नीशियन जो है वो इसमें लिक्विड भी चार्ज करते हैं। लिक्विड का तरीका क्या होता है वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि लिक्विड कैसे डालते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये 20 सेकंड के बाद मैंने इसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे ताकि ये अपने एम्पेयर पूरे जगह पे रोक दे। जिस तरह अभी ये 8-9 पे जा रहा है। गैस बढ़ते हुए डिस्चार्ज लाइन पे बर्फ़ भी जमना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब गैस आहिस्ता आहिस्ता फिल होती है तो वो मेल्ट हो जाती है दोबारा से। यहाँ पर अगर हम अभी गेज में देखें तो ये तकरीबन 20 psi गैस हो चुकी है इसके अंदर। तो हम दोबारा से 20 सेकंड के लिए खोलेंगे। ये इस प्रोसेस को आप दोहराते जाएंगे जब तक गैस पूरा ना हो जाए और साथ में इसको वक्फा देते रहेंगे। जब हम गैस चार्ज कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। तो वो क्यों ट्रिप करता है, उसकी वजह क्या होती है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि उसकी वजह क्या होती है। तो देखिए जब सिस्टम के अंदर गैस कम होता है तो कंप्रेसर को रिटर्न कूलिंग नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर ट्रिप हो गया तो ट्रिप होने के बाद आप ऊपर वाला कवर खोल के उसके ऊपर पानी डालेंगे कंप्रेसर के ऊपर और इसके अंदर एक ओवरलोड लगा होता है जो कि ज़्यादा हीट होने पर ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। दूसरा तरीका ये, जब आप गैस चार्ज करें तो यहाँ ये कंडेंसर के ऊपर आप पानी भी मार सकते हैं। पानी मारने से कंप्रेसर को मदद मिलती है क्योंकि ये जगह बहुत गर्म होता है, मतलब कि गैस इसके अंदर बहुत गर्म रहती है और ये एग्जॉस्ट कर रहा होता है। तो जब आप पानी डाल देंगे तो इसको मदद मिल जाएगी ठंडा होने की और कंप्रेसर में रिटर्न जो है ना ठंडी गैस आना शुरू हो जाएगी, तो ये फिर ट्रिप नहीं करेगा। उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो फिर से हम 20 सेकंड के लिए इसको खोलेंगे। आपने भी इसी तरीके से इसको गैस को चार्ज करना है, इसलिए मैं आपको पूरा अमली तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी लिक्विड कैसे डालते हैं देखें। लिक्विड जो है ना, जब हम सिलेंडर को नीचे की तरफ करते हैं तो 3 से 4 सेकंड, तो यहाँ से इसके अंदर जो गैस होता है वो लिक्विड की शक्ल में अंदर चला जाता है और वो ज़्यादा चला जाता है। तो उसके बाद आपने सिलेंडर को बंद कर देना है ताकि कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए और 1 से 2 मिनट फिर देखना है और उसके बाद फिर से वही आपने दोहराना है, मतलब 20 सेकंड के लिए खोलना है। तो अभी ये तकरीबन 50 psi प्रेशर हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेयर ये 11.6 ले रहा है, जो कि इस मॉडल का एसी जो सा है वो 12.4 12.3 पे कूलिंग करंट है इसका। आपको मैं आगे जाके इसका शीट भी दिखा देता हूँ जो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर पूरा मालूमात इसकी रहती है। अभी अगर आप देख सके तो यहाँ पर ये तकरीबन 60 psi हो गया। इसको कहते हैं ब्रेक प्रेशर, ठीक है। जो R22 नंबर है उसका ब्रेक प्रेशर 60 से लेके 70 तक, इससे ना ऊपर हो ना नीचे, तो ये ठीक रहता है। मतलब 60 65 60 ये ठीक रहता है, लेकिन 70 भी रहेगा तो मुश्किल नहीं है। इससे ऊपर जाएगा तो फिर भी कूलिंग नहीं करेगा क्योंकि वो कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा आएगा, ट्रिप करेगा। ये देखें, ये जैसे मैंने पहले आपको बोला था, इसके ये छोटे छोटे जो डॉट है ये 1/10 का है, तो अगर आप ये इस तक लगाएंगे तो ये 60 psi बन गया है। देखिए मैंने जैसे आपको बोला था, ये शीट के ऊपर अगर आप देख सके तो इसके जो कूलिंग करंट है 12.4 12.3, मतलब ये इस पे इतने एम्पेयर लेगा जब इसमें गैस पूरी होगी। तो आप देख सकते हैं 12.2 पे आ गया और यहाँ पर psi जो है तकरीबन 60 से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम इसको 65 कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। असल में गैस चार्जिंग का जो प्रोफेशनल तरीका वो ये है कि आपके पास एक तराजू होना चाहिए और इसके जो डेटा प्लेट शीट है, जो जहाँ पे स्टिकर भी बोलते हैं इसको, वहाँ पर पूरा लिखा होता है कि इसमें गैस कौन सा पड़ेगा और कितने नंबर कितना वज़न के पड़ेगा। तो इसमें 1 किलो 200 ग्राम गैस पड़ेगा। वो सबसे बेस्ट तरीका है उसको गैस चार्ज करने का। अगर आप एम्पेयर से देखते हैं तो एम्पेयर दर्जा हरारत के हिसाब से बताता है। अगर गर्मी रहेगी तो ये ज़्यादा ऊपर बताएगा, सर्दी का मौसम होगा तो ये बताएगा कि गैस कम है, मतलब
जिस तरह के अभी 12 एम्पेयर ले रहा है, तो ये सर्दी के मौसम में 9 एम्पेयर लेगा। तो आप कहेंगे कि गैस कम है, हालांकि गैस कम नहीं होगा। तो ये तो बस सिर्फ अंदाज़ा ही लग जाता है, फिर मौसम के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कि या तो गैस से चेक करना है या वज़न के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर गेज जो सा है वो गेज के हिसाब से भी पूरी हो चुकी है, और अगर हम एम्पेयर मीटर के हिसाब से देखें तो वहाँ पर भी 12.4 एम्पेयर ये अभी ले रहा है। तो इसलिए अभी हम यहाँ से इसको खोल देते हैं इस पाइप को, और इसके जो नट वगैरह है उसको वापस सेट कर देंगे, और आउटडोर इनडोर पे जाके वहाँ पर आपको मैं तरीका बताता हूँ कि उसको बंद कैसे करते हैं। तो इंडोर के अंदर जगह कम रहती है, जहाँ पर हम पूरा टेप उस पर नहीं लपेट सकते, तो उसके लिए ये तरीका रहता है कि आपने पाइप के ऊपर ऐसे टेप लपेट देना है, और इसका जो चिपकना वाला साइड है उसको ऊपर की तरफ आपने लेके आना है। जो स्लैश वाला साइड है उसको ऊपर की साइड लेके आना है। जिस तरफ आप मोड़ रहे हो ये देखें, ऐसे आपने ऊपर वाली साइड पे इसको रख के ऐसे बना देना है, और जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने लपेट देना है। और लपेटने के बाद फिर हम इसको इंडोर के नीचे लगा देंगे पाइपों के ऊपर। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी नमाज़ों की पाबंदी भी लाजमी करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।